Bismillahirrahmanirrahim. Honorable doctors, lady doctors, group members, importance of pathology या रोल ऑफ पैथोलॉजी पे हमारी डिस्कशन हो रही थी। इसकी एक एपिसोड हो चुकी है जिसमें मैंने लफ्ज़ पैथोलॉजी को एक्सप्लेन किया। पैथ मीन्स डिजीज, इलनेस, सफरिंग, लॉजी मीन्स स्टडी। पैथोलॉजी की जो सिस्टमेटिक प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है, पैथोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ, कल हमने पढ़ा था, पैथोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ biological sciences which deals with the study of a subject। यानी पैथोलॉजी एक पूरा सब्जेक्ट है which deals with the study of subject which study the diseases in a systemic way। जो डिजीजेस का मुताला एक सिस्टेमिक वे में करती है, यानी पैथोलॉजी डिजीज को सिस्टमेटिकली स्टडी करती है एंड कंसिडर्स all aspects of the disease and considers all aspects of the disease, और डिजीज के तमाम एस्पेक्ट्स को स्टडी करती है पैथोलॉजी। वो एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं? उनमें से पहला एस्पेक्ट कल हमने डिस्कस किया था, वो था causes of the disease। cause of the disease, cause पहला एस्पेक्ट था जिसमें हम डिजीज के काज को स्टडी करते हैं, जिसको हमने एटोलॉजी कहा। एटोलॉजी होम्योपैथिक बेसिकली बिलीव भी इस चीज पे करती है और उसकी रेमेडीज बेस्ट एक्ट करती हैं जब हमें किसी भी सिम्टम्स, साइंस या किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन की काज मालूम हो जाए। वैसे भी एक दानिश्वर का कौल है कि हर उस बीमारी का इलाज आसान हो जाता है जिसकी वजूहात मालूम हो जाएं। उस बीमारी का इलाज कदरे आसान हो जाता है जिसकी वजूहात मालूम हो जाएं। मसलन पैथोलॉजी में हम अगर हमें पता हो कि इस फीवर के पीछे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो हम आसानी से उसको ट्रीट कर सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, कोई इसके पीछे कोई सर्कोजेनिक काज है, कोई एक्सटर्नल काज है, कोई इंटरनल काज है। क्योंकि पैथोलॉजी में काज को डायग्नोज करना और काज को स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कुछ एक्सटर्नल काजेज होते हैं, कुछ इंटरनल काजेज होते हैं, कुछ साइकोजेनिक काजेज होते हैं, मियाजमेटिक काजेज होते हैं। तो पैथोलॉजी भी यही कहती है कि सबसे पहले आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स में से काज का पता होना चाहिए, वजह का पता होना चाहिए। कल भी मैंने अर्ज किया था कि बहुत सारी रेमेडीज अभी भी हम दे रहे होते हैं, जिसकी मैंने कल एग्जांपल कोट की थी कि जैसे आप किसी भी ट्रॉमा, इंजरी, चोट के लिए अर्निका इसलिए देते हैं कि इसके पीछे ट्रॉमा था। आप इग्निशिया इसलिए देते हैं कि इसके पीछे हिस्ट्री ऑफ ग्रीक था। काज के बाद दूसरा एस्पेक्ट कोर्स ऑफ द डिजीज। कोर्स ऑफ डिजीज, उस डिजीज के पूरे कोर्स का अहाता करना चाहिए। उसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी या फिजियोपैथोलॉजी का पता होना जरूरी है। फिजियोपैथोलॉजी का पता होना जरूरी है कि कल मैंने अर्ज किया था कि एक होती है नॉर्मल एनाटॉमी और नॉर्मल फिजियोलॉजी। जब उस शख्स पर उस काज ने इफेक्ट किया, उस काज ने एक्ट किया, तो अब हमारे पेशेंट की बॉडी में जो नॉर्मल फंक्शंस थे
जो नॉर्मल स्ट्रक्चर थे वो किस तरीके से तब्दील हो गए, चेंज हो गए, उसको हम कहते हैं फिजियोपैथोलॉजी। फिजियोपैथोलॉजी यानी नॉर्मल फिजियोलॉजी कैसे पैथोलॉजी में तब्दील हो गई। मैं एक आसान मिसाल देता हूँ। हमारी होम्योपैथिक में जो प्रूविंग की जाती है मेडिसिन की, वो हेल्दी शख्स पे की जाती है। उसके लिए आपने पढ़ा होगा फिलॉसफी में, मटीरियल मेडिका में, फार्मेसी में, हेल्दी शख्स का होना जरूरी है। बीमार शख्स पर प्रूविंग होम्योपैथिक मेडिसिन की नहीं की जाती। हेल्दी शख्स पर क्यों की जाती है? ताकि वो ऑलरेडी नॉर्मल इनाटोमी और नॉर्मल फिजियोलॉजी में हो, वो 100% नॉर्मल एनाटॉमी और नॉर्मल फिजियोलॉजी में हो। जब प्रूवर ने किसी भी मेडिसिन के एक्सट्रैक्ट को, किसी भी मेडिसिन की क्रूड मिकदार को, क्रूड क्वांटिटी को, क्रूड फॉर्म में ड्रग को अपने ऊपर अप्लाई किया, हर मेडिसिन को बिल्कुल ऐसे ही है। जब मैं वो मिसाल दूं, लेकेसिस का जो जहर है, जो स्नेक है, सांप है, लेकेसिस लोटस, इसके पॉइजन्स को प्रूवर ने अपनी बॉडी पे इस्तेमाल किया, तो अब जहर है, पॉइजन तो एक टॉक्सिक एजेंट है, जहर है। प्रूवर या जिस पर जिसने अप्लाई किया वो 100% नॉर्मल शख्स था। जो ही उसकी बॉडी में जहर गया, पॉइजन गया, अब वो नॉर्मल नहीं रहेगा, उसकी फिजियोलॉजी भी चेंज होगी, उसकी इनाटोमी भी चेंज हो सकती है। यानी फर्ज करें, सबसे पहले तो ये है कि जब पॉइजन दाखिल हुआ तो उसका स्टमक डिस्टर्ब हुआ, फिर वो ब्लड सर्कुलेशन में गया तो उसने ब्लड को डिकम्पोज किया, ब्लड की हीमोस्टेसिस को उसने डिस्टर्ब किया। अब आप डॉक्टर बोरे का मटीरियल मेडिका देखें, कोई भी मटीरियल मेडिका, उसकी पहली लाइन में लिखा होता है लैकेसिस डिकम्पोज द ब्लड, लैकेसिस डिकम्पोज द ब्लड। यानी लैकेसिस ने बॉडी में जाकर ब्लड को डिकम्पोज कर दिया और बॉडी की नॉर्मल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी किस में चली गई? फिजियोपैथोलॉजी में चली गई। तो अब मुझे एज ए होम्यो डॉक्टर लैकेसिस की फिजियोपैथोलॉजी का पता होना भी जरूरी है। लैकेसिस की फिजियोपैथोलॉजी का पता होना जरूरी है कि ये बॉडी में किस किस ऑर्गन के साथ इसकी एफिनिटी है, किस किस ऑर्गन को टारगेट करती है, जिसको हम फार्माकोडायनामिक्स कहते हैं। कितनी क्वांटिटी में ये अगर चली जाए तो बॉडी के लिए फैटल साबित हो सकती है। और उसने प्रूवर की बॉडी में क्या क्या चेंजेस पैदा की, क्या क्या फिजियोपैथोलॉजिकल चेंजेस पैदा की, क्योंकि उन चेंजेस के बाद पहले काज, होम्योपैथी एक साइंस है सर, और ये डेफिनेशन होम्योपैथी की किताबों की नहीं है, ये डेफिनेशन जनरल पैथोलॉजी की बुक से में है। तमाम स्टूडेंट्स चाहे वो एलोपैथिक हैं चाहे होम्योपैथिक हैं, इसी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखें काज। अब अगर मैं अपनी मेडिसिन की बात करूं तो इस केस में काज एक पॉइजन है, जहर, लैकेसिस। प्रूवर 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 की बॉडी में जो चेंजेस आई उसका काज क्या था? पॉइजन, लैकेसिस का जहर। उसने बॉडी में क्या पैदा कर दी? फिजियोपैथोलॉजी, चेंजेस पैदा कर दी, चेंजेस, पैथोलॉजिकल चेंजेस पैदा कर दी। अब तीसरा एस्पेक्ट ये है कि जब किसी शख्स की बॉडी में कोई काज पैथोलॉजिकल चेंजेस पैदा करता है तो तीसरी चीज आती है साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स। अब ये बड़ी मशहूर चीज आ गई है जिस पर हम बिलीव करते हैं कि हम इलामात पर इलाज करते हैं। तीसरे नंबर पे आती है साइन एंड सिम्टम्स। डॉक्टर साहबान, एक्चुअली हमने तीसरे एस्पेक्ट को तो अपना लिया, लेकिन पहले दो एस्पेक्ट्स को हम छोड़ गए। पहला एस्पेक्ट काज, दूसरा एस्पेक्ट पैथोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोपैथोलॉजी, तीसरा एस्पेक्ट है साइन एंड सिम्टम्स। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि लैकेसिस का जहर प्रूवर की बॉडी में गया तो उसने पैथोलॉजिकल चेंजेस पैदा कर दी। उन चेंजेस के नतीजे में
साइन एंड सिम्टम्स अपीयर हो गए। साइन एंड सिम्टम्स बेसिकली मैनिफेस्टेशंस ऑफ द बॉडी, बॉडी का पैथोफिजियोलॉजी के रद्द अमल में इजहार करना है। यानी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है, इन्फेक्शियस प्रोसेस होता है, तो पैथोलॉजिकल प्रोसेस बॉडी में हो रहा है, बॉडी उसका इजहार करती है। इजहार जैसे हम इंसान हैं, हम खुशी का इजहार भी करते हैं, गुस्से का इजहार भी करते हैं। उस इजहार से किसी शख्स को समझ आ सकती है कि ये कितना खुश है या ये कितना नाराज है। हमारे एक्सप्रेशन से आपको समझ आएगी ना कि जितना मैं खुश हूँ आप समझेंगे कि फलां चीज की डॉक्टर साहब को बहुत खुशी हुई है, या फलां चीज का डॉक्टर साहब को बहुत रंज हुआ है कि वो इतना गुस्से का इजहार कर रहे हैं। तो बॉडी जितनी पैथोलॉजिकल फिजियोपैथोलॉजी या पैथोलॉजिकल चेंजेस या काज जितना स्ट्रांग होगा, जितना खतरनाक होगा, उतनी सीवियर साइन एंड सिम्टम्स आएंगी, उतना शदीद इलामात जाहिर होंगी। और ये तीसरा एस्पेक्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर काज और पैथोलॉजिकल चेंजेस माइनर हैं, जिसको पहला स्टेप आप कहते हैं माइल्ड हैं, तो हो सकता है कि टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट थर्मामीटर शो कर रहा हो, इसको कहते हैं माइल्ड। माइल्ड यानी बॉडी ने अपना इजहार तो किया लेकिन वो माइल्ड है। अगर ये टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो यहां से मुझे एज ए फिजिशियन समझ आती है कि बॉडी इतना सख्त रद्द अमल का इजहार कर रही है। इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस, कोई बहुत बड़ा पैथोलॉजिकल प्रोसेस, कोई बहुत ही खतरनाक काज बॉडी पर एक्ट कर रही है। तो इनकी एक सीक्वेंस होता है, पहला एस्पेक्ट काज, दूसरा एस्पेक्ट पैथोलॉजिकल चेंजेस। इनके नतीजे में जो बॉडी रद्दअमल का इजहार करेगी उसे हम कहते हैं साइन एंड सिम्टम्स, निशानियां और इलामात, जिसको हम मेन फोकस करते हैं। लेकिन मेरे वाजिबुल एहतराम सामीन, साइन एंड सिम्टम्स के पीछे हमेशा पैथोलॉजिकल चेंजेस होगी, उसके पीछे हमेशा काज होता है, उसके पीछे हमेशा साइन एंड सिम्टम्स ऐसे आ ही नहीं सकते जब तक बॉडी किसी एजेंट के खिलाफ रद्द अमल का इजहार ना करे, जब बॉडी के अंदर कोई फिजियोपैथोलॉजिकल चेंजेस ना आए। फिर इन साइन एंड सिम्टम्स की वजह से पेशेंट हमारे क्लिनिक पे आता है। मसलन उसको बुखार हुआ, साइन, उसको खांसी आई, साइन एंड सिम्टम, उसको पेन हुआ, सिम्टम, उसको रेस्टलेस हुई, सिम्टम। इन सिम्टम्स को लेकर वो हमारे क्लिनिक पे आएगा। इसमें काज आपको पेशेंट बाज़ औक़ात बता देता है। काज आपको पेशेंट बता सकता है, सर मुझे सांप ने काटा है, सर मुझे जो है ना मैंने कोई जहरीली चीज पी ली है, सर मैंने कोई जहरीला खाना खा लिया है, सर मुझे परेशानी हुई है, सर मुझे गुस्सा आया। काज पेशेंट बता देगा और साइन एंड सिम्टम्स आप ऑब्जर्व करेंगे। पैथोलॉजिकल चेंजेस इसका पता आपको होता है सिर्फ क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आप इसका पता पेशेंट को नहीं होता। पेशेंट ये नहीं कह सकता कि इस जहर ने, सांप के जहर ने मेरे ब्लड में क्या तब्दीली की। जी हमारा काम है इसको पढ़ना और समझना, इसको कहते हैं फिजियोपैथोलॉजिकल चेंजेस। तीन चीजें हो गई, पहली काज, दूसरी फिजियोपैथोलॉजिकल चेंजेस, तीसरी साइन एंड सिम्टम्स। अब इन साइन एंड सिम्टम्स को मद्देनजर रखते हुए मेरा काम है एज ए फिजिशियन कि मैं इसकी डायग्नोसिस करूं। डायग्नोसिस चौथा एस्पेक्ट, पहला एस्पेक्ट काज, दूसरा एस्पेक्ट पैथोलॉजिकल चेंजेस, तीसरा एस्पेक्ट साइन एंड सिम्टम, चौथा एस्पेक्ट है डायग्नोसिस, तशखीस करना। ये मेरा काम है, तशखीस करना। अब साइन एंड सिम्टम्स दो लफ्ज हैं, निशानी और इलामत। आम लोग ये समझते हैं कि शायद ये एक ही चीज है, नहीं नहीं नहीं, ये दो लफ्ज हैं, साइन एंड सिम्टम्स, जिसको हम होम्योपैथिक में सब्जेक्टिव सिम्टम्स और ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स भी फिलॉसफी में यहाँ पढ़ते हैं, सब्जेक्टिव सिम्टम्स और ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स। पैथोलॉजी इसको साइन एंड सिम्टम कहती है। साइन वो होता है, साइन वो होता है जिसको फिजिशियन ऑब्जर्व कर सकता है और कंफर्म कर सकता है। बहुत अहम पॉइंट बिलखुसूस स्टूडेंट्स के लिए।
जो स्टूडेंट्स मेरा लेक्चर सुन रहे हैं उनके लिए अहम पॉइंट है, साइन वो चीज होती है जिसको फिजिशियन ऑब्जर्व कर सकता है और कंफर्म कर सकता है। मैं एग्जांपल दूंगा। मसलन मैं अगर अपनी क्लास को कहता हूँ, आप स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि मैं आज आपको नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मुझे सख्त बुखार है, मैं आपको नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मुझे सख्त बुखार है। आपके पास थर्मामीटर है, आपने मुझे थर्मामीटर लगाया, फौरन आप वेरीफाई कर लेंगे कि सर वैसे बहाना कर रहे हैं या इनको बुखार है। अगर तो थर्मामीटर शो कर रहा है 98.6 तो फिर इसका मतलब है कि मैं बहाना कर रहा हूँ। अगर थर्मामीटर शो कर रहा है कि 102 तो फिर ये कंफर्म हो गया कि हाँ मुझे बुखार है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं इसलिए नहीं पढ़ा सकता कि मेरी आंखें खराब हैं, तो आपको नजर आ जाएगा ना कि आंखों से पानी आ रहा है, आंखें सुर्ख हैं, ये साइन है। अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं इसलिए नहीं पढ़ा सकता कि मुझे पेट में शदीद दर्द है, अब ये सिम्टम है, इसको कहते हैं सिम्टम, जिसमें माँ सिवाय पेशेंट की जुबान के और कोई चारा नहीं। हमें पेशेंट की जुबान पर ही बिलीव करना होता है, उसको कहते हैं सिम्टम। सिम्टम मसलन मैं कहता हूँ कि मुझे मेरी तबीयत खराब है, मेरे सर में दर्द है, मैं एक्चुअली नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मैं रात को नहीं सोया, मैं नहीं पढ़ा सकता, मेरे पेट में दर्द है। ये तमाम सिम्टम्स हैं जिनको आप वेरीफाई नहीं कर सकते, आपको मेरी जुबान पे एतमाद करना है एज ए पेशेंट। और आखिरी बात ये याद रखें कि सिम्टम हमेशा वो होती है जो पेशेंट हमेशा मीम से शुरू करेगा। मीम, मीम, ये जो हमारे अलिफ बे पे अल्फाबेटिक्स है, उर्दू के अलिफ बे पे ते टे से जीम चे है, उसमें जो मीम है, मीम, इससे जो भी लफ्ज शुरू करेगा मरीज, वो सिम्टम होगी। मैं एग्जांपल दूं, मेरे पेट में दर्द है, मुझे भूख नहीं लग रही, मैं रात को नहीं सो सका। जहां से भी आप घूमेंगे तो स्टार्ट कहां से हो रहा है? मीम से। जो चीज मीम से स्टार्ट होती है वो सिम्टम कहलाती है, सिम्टम। अब काज, पैथोलॉजिकल चेंजेस, ये सारी ये है कि पैथोलॉजी पढ़ने के क्या फायदे हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ पैथोलॉजी, व्हाट आर द रोल ऑफ पैथोलॉजी। क्योंकि हम डॉक्टर हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमें ये तमाम चीजें आनी चाहिए। साइन एंड सिम्टम्स, इन साइन एंड सिम्टम्स को मद्देनजर रखकर मैं डायग्नोसिस करूंगा, तशखीस करूंगा। अब तशखीस कैसे है कि इसको अपेंडिक्स की सोजिश है, अपेंडिसाइटिस, इसको फेरेंक्स की सोजिश है, फेरेंजाइटिस, इसको ओवरी की सोजिश है, ओवेराइटिस, इसको मलेरियल फीवर है, इसको कोरोना इन्फेक्शन हो सकती है, इसको डेंगी इन्फेक्शन हो सकती है। तो डायग्नोसिस दो दो तरह की होती है, एक को कहते हैं लैब, एक को कहते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस। बिल्कुल हमने अपना तमाम अपने जो पेशेंट्स हैं उनका इलाज साइंटिफिकली और सिस्टमेटिकली करना है। अब हम उसकी क्लिनिकल डायग्नोसिस करेंगे, जिसका ये डायग्नोस्टिक साइन है, ये मेडिकल का एथेंटिक अप्रूव्ड साइन है। जिस भी प्रिस्क्रिप्शन पर आप ये लिखा हुआ देखेंगे, खासतौर पर एलोपैथिक डॉक्टर ये लिखते हैं, तो हम भी लिखेंगे कि ये डायग्नोसिस क्या आ रही है, डायग्नोस्टिक साइन क्या आ रहा है, डायग्नोसिस क्या आ रही है। इसको कहते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल क्लिनिकल डायग्नोसिस मसलन मैंने इन इलामात को ज़हन में रखते हुए, इन इलामात को और इस काज को ज़हन में रखते हुए मैंने कहा जी मेरे पेशेंट्स को टीबी हो सकती है। ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है मेरी। क्लिनिकल डायग्नोसिस में बी राइट और रॉन्ग, में बी करेक्ट और इनकरेक्ट, इस पर कोई हर्ज नहीं। अगर साथ आप ये वाला निशान लगाएंगे तो ये मेडिकल की दुनिया में ये है कि ये डॉक्टर की राय है। अब ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है, क्लिनिकल डायग्नोसिस आप इनसे करते हैं, साइन एंड सिम्टम से और काज से। इसको कंफर्म करने के लिए लैब इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती है या इमेजेस कराई जाती है। अब मुझे शक पड़ गया कि मेरे मरीज को टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं उसको ESR रिकमेंड करूंगा। अब ये पैथोलॉजी मुझे बता रही है ना, ESR, एरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट,
जो कि टीबी में बढ़ जाता है। 20 होता है नॉर्मल, 20 मिलीमीटर पर आवर, 1 घंटे में जो सुर्ख जसीमें हैं, जो सुर्ख सेल हैं, उनके तह नशीन होने की रफ्तार, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट 1 घंटे में 20 तक होता है। अगर ESR उसका आ रहा है 50, तो मेरी क्लिनिकल डायग्नोसिस और पुख्ता हो जाएंगी। जो मैं सोच रहा था वो कंफर्म हो रहा है। अब दूसरा मैं कराऊंगा CXR, चेस्ट एक्सरे। CXR चेस्ट एक्सरे। एक्सरे में मुझे अगर नजर आ जाएगा कि लंग्स के अंदर पैचेस बने हुए हैं वाइट वाइट, तो ये मेरी डायग्नोसिस को फर्दर कंफर्म कर देगा। तीसरा आप करवा सकते हैं एसिड फास्ट बेसिलस, AFB टेस्ट जिसे कहते हैं, टीबी में कराया जाता है, एसिड फास्ट बेसिलस फॉर एग्जांपल। बहुत सारे टेस्ट हैं, तो जो जो टेस्ट कंफर्म करता जाएगा मेरी क्लिनिकल डायग्नोसिस कंफर्म होती जाएगी। तो चौथा एस्पेक्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस चौथा एस्पेक्ट है डायग्नोसिस। पांचवा एस्पेक्ट है प्रोग्नोसिस। ये तमाम पैथोलॉजी हमें बताती है। काज, पैथोलॉजी कहती है पहले काज को स्टडी करें, फिर फिजियोपैथोलॉजी को स्टडी करें, फिर साइन एंड सिम्टम्स को स्टडी करें, फिर डायग्नोसिस करें, और फिर आपको पता होना चाहिए प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस प्रोग्नोसिस कहते हैं कि आया ये डिजीज, आया ये पैथोलॉजिकल कंडीशंस क्योरेबल है, नॉन क्योरेबल है, इसके ठीक होने के कितने चांसेस हैं। इसको कहते हैं गुड प्रोग्नोसिस या पुअर प्रोग्नोसिस। अब एज ए फिजिशियन मुझे यही पता होना चाहिए, अगर मेरे मरीज कैंसर की 4th स्टेज पे है, तो मैं उसको ये नहीं कह सकता कि ये मेरी 2 पुड़ियों से आप ठीक हो जाएंगे। नहीं, मुझे पता होना चाहिए कि कैंसर है और लास्ट स्टेज पे है, तो इसकी तो बहुत पुअर प्रोग्नोसिस होगी। इससे ये फायदा है कि पेशेंट का हमारे प्रोफेशन पर, हमारे ऊपर इत्मीनान बहाल होगा। हम उसे कहेंगे कि हम आपको मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन चूंकि आपकी बीमारी आखिरी स्टेज में दाखिल हो चुकी है, इसमें मुझे कोई इतने अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं है, ताहम मैं कोशिश कर लेता हूँ। अगर अल्लाह ताला ने आपकी शिफा लिखी है तो आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन मुझे एज ए फिजिशियन उसकी प्रोग्नोसिस का पता होना चाहिए। अगर वो 1st ग्रेड में कैंसर है, 1st ग्रेड में, तो मैं अच्छी उम्मीद रखूंगा इंशाल्लाह कि आप मेरी मेडिसिन 1 महीना 2 महीने खाएं तो आपको बेहतरी की तरफ महसूस होगा। प्रोग्नोसिस आपको पैथोलॉजी बताती है। प्रोग्नोसिस भी आपको कौन बताती है? पैथोलॉजी। मसलन 50 ESR पे आपने इलाज शुरू किया, 15 दिन के बाद आपने दोबारा उसका ESR कराया, हो सकता है अभी इलामात में इतना तब्दीली ना आए, आप 15 दिन के बाद दोबारा ESR करें, अगर ESR 50 की बजाय 40 आ रहा है तो ये गुड प्रोग्नोसिस है। इसका मतलब है कि आपकी मेडिसिन ठीक जा रही है, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन आपकी ठीक जा रही है। प्रोग्नोसिस के बाद होता है फिर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट जिसमें हम उसको मेडिसिन देते हैं। आज की लेक्चर की आखिरी बात, फिर इंशाल्लाह इसकी तीसरी एपिसोड में मैं थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करूंगा कि पैथोलॉजी हमारे प्रिस्क्रिप्शन में कैसे हेल्प करती है। रोल ऑफ पैथोलॉजी इन होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन एंड रिवाइज्ड प्रिस्क्रिप्शन, ये अगली एपिसोड में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ट्रीटमेंट इसको कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारा ये अलमिया है कि हमें एक मरीज कहते हैं जी मुझे खांसी आ रही है, मुझे जोर है, हम फौरन फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे दूसरे डॉक्टर को कहते हैं जी इसकी कौन सी मेडिसिन बनेगी। हम यहाँ से जंप लगाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। हम पहले ये नहीं पूछते कि इसका काज क्या है, हम ये नहीं देखते कि पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होंगी, हम ये नहीं देखते कि इसके साइन एंड सिम्टम्स में क्या मेन आ रहे हैं, इसकी की नोट्स क्या आ रही हैं, उनसे क्या डायग्नोसिस बन रही है, प्रोग्नोसिस की क्या सूरत हाल है, फिर आती है ट्रीटमेंट। पैथोलॉजी कहती है कि इसके बाद आपको पता होना चाहिए उसकी मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट, बल्कि लफ्ज मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट में ट्रीटमेंट भी है, न्यूट्रिशन भी है, आप उसको खुराक के बारे में बताएं, आप डॉक्टर हैं। आखिरी एस्पेक्ट होता है कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस एक डॉक्टर को पैथोलॉजी ये कहती है कि ये पता होना चाहिए कि इस मरीज की अगर ये बीमारी कंट्रोल न हुई तो इसके नतायज क्या होंगे, इसकी पेचीदगियां क्या होंगी, इसे कहते हैं कॉम्प्लिकेशंस। रिस्क फैक्टर्स,
फिर मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे मरीज की इस बीमारी में ये चीज रिस्क है। टीबी में, लंग्स इन्फेक्शन में मैं उसको कहूंगा सिगरेट नहीं पीनी आपने, क्योंकि सिगरेट कार्सिनोजिन है और रिस्क फैक्टर है। हेपेटाइटिस के मरीज को मैं कहूंगा आपने स्पाइसेस फूड नहीं खाना, आपने शराब नोशी नहीं करनी, नशा नहीं करना, क्योंकि वो रिस्क फैक्टर है। तो इसको कहा जाता है रिस्क फैक्टर। डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशंस एंड रिस्क फैक्टर, ये कंप्लीट डेफिनेशन है पैथोलॉजी की। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, पैथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ biological sciences which deals with the study of subject which deals study the disease in a systemic way and considers all aspects, in aspects को डॉक्टर साहबान याद रखना है, and considers all aspects, cause, pathological changes 2, साइन एंड सिम्टम्स 3, डायग्नोसिस 4, प्रोग्नोसिस 5, मैनेजमेंट जिसमें ट्रीटमेंट भी शामिल है 6, कॉम्प्लिकेशंस 7, रिस्क फैक्टर 8। इन 8 एस्पेक्ट्स के मुताला को कहते हैं पैथोलॉजी। अब आप खुद फैसला करें कि क्या ये सब्जेक्ट होम्योपैथ के लिए जरूरी नहीं है। इन 8 एस्पेक्ट्स का जानना एज ए होम्यो फिजिशियन मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि पैथोलॉजी एक होम्योपैथ को प्रिस्क्रिप्शन सिलेक्ट करने में और प्रिस्क्रिप्शंस को रिवाइज करने में या सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में कैसे हेल्प करती है। थैंक यू, अस्सलाम।